हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। अभी जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेट करके निकाला था। एक मैंने आपको और बताया था इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए निकालना है, वो भी हमने इंटीग्रेशन से ही अब तक कर सकते थे। बट यहाँ पे हमने एक गॉस थ्योरम, इस पे हम देखेंगे कुछ इजी इसकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे और इसको यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग वायर, स्फीयर एज वेल एज प्लेट। तो सबसे पहले इस पे गॉस थ्योरम को करने से पहले हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है एरिया वेक्टर। तो हम लोग एरिया के बारे में तो पढ़ चुके हैं। आप लोग किसी भी रेगुलर शेप का एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ओके, तो एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। बट एरिया वेक्टर है तो एरिया, अगर एरिया को आप वेक्टर की तरह लिखते हो तो एरिया का एक तो चलो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एक एरिया की यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आएगी। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे कंसिडर करनी है? तो लेट्स से हमारे पास कोई ये आर्बिटरी एरिया है, इसमें मैं एक स्मॉल डी एस सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस डी एस सरफेस की एक मैंने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसी नॉर्मल डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। गिवन सरफेस के नॉर्मल ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है अगर हमारे पास, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, तो जैसे आप ये स्फीयर है, इस स्फीयर के अगर इस स्मॉल डी सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो तो आपका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपने एरिया वेक्टर को जब भी कंसिडर करना है तो नॉर्मल जो है बाहर की तरफ ड्रॉ करना है, आपने अंदर की तरफ नहीं करते क्लोज सरफेस की। ओके, तो एक ये हो गया एरिया वेक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डोनेट किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू गिवन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास्ड थ्रू गिवन सरफेस। किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसे हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ओके, जैसे अब लेट से हमारे पास एक आर्बिटरी एरिया है, इस आर्बिटरी एरिया में से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी एस सरफेस कंसिडर करता हूँ, अब हमें पता है इस डी एस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। लेट्स से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब मैं स्मॉल सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस डी एस, इस सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू ई कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी एस इंटू एरिया डी एस। ओके, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे हम लोग? इसे इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब आपको पता है ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डी एस को, एरिया को भी हम वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं, कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, तो इसे सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हो? ई डी एस डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो इसे आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह जो निकालेंगे आगे जाके आप देखोगे वो क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा। तो जब आप क्लोज सरफेस की बात करते हो तो वहाँ पे फ्लक्स को कुछ ऐसे लिख देते हो, फाई इज इक्वल्स टू, सेम चीज़ रहती है, बस यहाँ पे लूप लगा देते हैं। तो इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो फ्लक्स हम लोग जनरली क्लोज सरफेस के लिए ही कैलकुलेट करेंगे आगे जाके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं थ्रू अ गिवन सरफेस, और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम, तो ये गॉस थ्योरम है क्या, क्या डिफाइन करता है? ओके, तो गॉस थ्योरम में क्या आ जाता है हमारा, हमारे पास लेट से कोई आर्बिटरी क्लोज्ड सरफेस है। सबसे पहले ध्यान रखना है, फॉर क्लोज्ड सरफेस ये चीज़ लगेगी। फॉर क्लोज्ड सरफेस, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, दीज आर क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो इन क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी
1 by epsilon times the charge enclosed by that closed surface। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका ये चार्ज नेट। तो अभी अगर मैं इसका निकालूं, फॉर एग्जांपल इसी चीज़ का फ्लक्स निकालेंगे, तो दैट विल बी 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स Q1 प्लस माइनस Q2। आपको पता होगा जब आप नेट चार्ज निकालते हो तो उसका जेब्रिक सम कर देते हो। Q3 बाहर है तो ये नहीं, आउटसाइड है, जस्ट जो इस सरफेस के अंदर है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखो, क्वेश्चन आया भी हुआ है, फ्लक्स के लिए ही दोनों चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर पूछा जाए इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, Q1 भी है, Q2 भी है और Q3 भी है। फिर Q3 भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q3 कंसिडर करेंगे, बट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है तो फिर हमने सिर्फ जो अंदर वाला चार्ज है वो कंसिडर करना है, क्योंकि एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। ओके, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर मतलब बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन आ भी सकती है कि ड्राइव गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ, कुछ ऐसे भी आ सकता है, सिंपल भी बोला जा सकता है ड्राइव गॉस थ्योरम। तो आप ड्राइव कैसे करोगे, तो इसके लिए हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया है Q। ओके, तो इस Q चार्ज के अराउंड मैंने एक स्फीयर कंसिडर कर लिया है। स्फीयर एक सिमेट्रिक बॉडी है, इसलिए स्फीयर कंसिडर किया। आप आर्बिटरी के लिए भी कर सकते हो, कोई भी आर्बिटरी सरफेस लेके भी कर सकते हो, बट बोर्ड पॉइंट से ये ज़्यादा इजी है। तो आपने एक सेंटर पे Q चार्ज कंसिडर कर लिया और एक आर रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर कर लिया है इस चार्ज के अराउंड, जो इसके सिमेट्रिक है क्योंकि ये सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो इस Q चार्ज के कारण आप सबको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, गॉस थ्योरम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज है Q, तो जस्ट सिंपल ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे स्मॉल ds सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। अब आप सबको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं सरफेस के नॉर्मल होंगी यहाँ पे, तो ये ds भी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 0। जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा E ds cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या डाल देंगे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और ds आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो इसमें जो वेरिएबल है इस टर्म में सिर्फ ds वेरिएबल है। ds का मतलब है इस सरफेस का जो स्फीयर कंसिडर किया है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर हमने इंटीग्रेट कर दिया है। जब आप इंटीग्रेट करोगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, तो ds की इंटीग्रेशन आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एंड आर कैंसिल आउट हो गया, दिस कम आउट टू बी Q बाय एप्सिलॉन। तो ये सिंपल हमारा फ्लक्स आ गया है इस क्लोज्ड स्फीयर के लिए जिसके सेंटर पे Q चार्ज पड़ा हुआ है। अब ज़रूरी भी तो नहीं है कि चार्ज बिल्कुल सेंटर, हमेशा सेंटर पे ही हो। चार्ज सेंटर पे ज़रूरी नहीं है सेंटर पे ही हो, कहीं पे भी हो सकता है ये, बट अगर आपने बोर्ड पॉइंट से करना है तो इतना बहुत है। बट अगर आपको कंसीडर करना है कि सर कहीं और हो और सरफेस भी ज़रूरी नहीं जी मैंने स्फीयर ही लेना है, तो कोई और करना है तो फिर आप वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता है तो फिर आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। लेट से आपने एक आर्बिटरी सरफेस कंसिडर कर लिया है और इसके कहीं पे भी चार्ज क्यों पड़ा हुआ है, तो अब आप चाहते हो कि सर इसके बारे में बताइए इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे और गॉस थ्योरम प्रूव करके दिखाए इस केस में। तो लेट से ये क्यों चार्ज है हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ds सरफेस कंसिडर किया है। लेट से ds का यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है E, और ज़रूरी नहीं कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल 0 हो, तो हो सकता है एंगल कुछ थीटा हो, समथिंग हो। ds आपका एरिया नॉर्मल इस तरफ भी हो सकता है, वो सब आप कंसिडर करके चल रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटी थीटा एंगल है लेट्स से। तो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे इसे तो हमें पता है E की वैल्यू तो क्या होगी, अगर ये वाला डिस्टेंस r है आपका, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, वही कूलम्स लॉ से फाइंड आउट किया। और फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds आ जाएगा, और आ जाएगा E की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और ds कॉस थीटा। अब अगर जिन्होंने +1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उन्हें ये चीज़ मालूम होगी कि इसका मतलब क्या होता है, सरफेस अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल।
ये क्या आ जाता है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, आप +1 को रेफर कर सकते हो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब एक चीज़ और है सॉलिड एंगल। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस टोटल सॉलिड एंगल जो सब्सटेंड करता है एट इट्स इनर पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के ऊपर, वो हमेशा क्या होता है, 4 पाई स्ट्रेडियन होता है। इसीलिए जो ये टोटल होगा ये हो जाएगा 4 पाई स्ट्रेडियन। ये सब +1 में पढ़ाया होता है टीचर्स ने, तो इसीलिए 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी क्यू बाय एप्सिलॉन, तो सेम रिजल्ट बन रहा है हमारा। तो आप इवन आर्बिटरी सरफेस के लिए भी डिफाइन, बट इसके लिए आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बट बोर्ड पॉइंट से आप सिंपल वैसे ही सोच सकते हो, उसमें कोई हमें सॉलिड एंगल के कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास एक गॉस थ्योरम थी जिससे हमने कूलम्स लॉ यूज़ करते हुए इसे प्रूव भी किया। उल्टा भी आ सकता है, गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव करना भी आ सकता है। तो बिल्कुल उल्टा चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, तो आप गॉस थ्योरम से ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे जो ये क्यू है इसके अराउंड ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया क्लोज्ड सरफेस, इसे गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ गॉसियन सरफेस, तो उसका मतलब है कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो हम एक चार्ज के अराउंड कंसिडर कर रहे हैं उसे गॉसियन सरफेस बोल दिया जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग अब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके देखेंगे इसका क्या यूज़ है हमारे लिए, क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो टॉपिक है, ये हम विदाउट, आप क्वेश्चन स्पेशली ऐसे भी आ सकते हैं विदाउट गॉस थ्योरम, तो फिर वही वाला कंसेप्ट लगेगा जो आप वहाँ पे करके आए हो। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर आप इसी से करेंगे क्योंकि इसके लिए इजी है। तो मैंने कंसिडर कर लिया, कंसिडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लगाया होगा उन्हें पक्का याद होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम इट एक्सिस, इसकी एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसकी एक्सिस के ऊपर निकालने का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, तो ये हम हमेशा जब भी गॉस थ्योरम लगाएंगे तो उसे पहले इमेजिन करेंगे। तो मैं इसके लिए, अब देखो हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए जो सिमेट्रिक हो। तो अब जैसे मैं इसके अराउंड एक सिलेंडर कंसिडर करूं और उस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग लेट से ये वाली वायर जा रही है, ये जो वायर है इट्स प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। मैंने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया है, सिलेंडर की लेंथ आप एल कंसिडर कर सकते हो और रेडियस तो वही आर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये सिलेंडर के लिए जो वायर है बिल्कुल उसके एक्सिस के अलॉन्ग पास कर रही है, तो इट मीन्स इस सिलेंडर के लेटरल कर्व सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी ड्यू टू सिमेट्रिक। और इन सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पास होगी, यहाँ पे जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉर्मली क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी यहाँ से, तो इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कर्व सरफेस एरिया स्मॉल ds1 यहाँ कंसिडर कर लिया है। अब आपको पता है ds1 कुछ ये डायरेक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एक ds सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ds2, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ आ जाएगा। सिमिलरली इसे भी कंसिडर कर लेते हैं ds3। तो अब अगर आपने इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है, इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस, तो वो कैसे आएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, आप सबको याद होगा अभी हम लोग करके हैं ई डॉट डी एस फाई के साथ। अब देखो इस सरफेस सिलेंडर के तीन, एक काउट सरफेस हो गया, दो ये फ्लैट सरफेसेस हो गए, तो इन तीनों का अलग अलग से कर लेते हैं। ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू प्लस ई डी एस थ्री, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा यहाँ से। ओके, तो ds1 जो फर्स्ट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो cos जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे eds1 आ जाएगा। अब इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि
इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्स के साथ एंगल 90 बनेगा, cos 90 जीरो था, इसलिए ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाए, सिर्फ ये रह जाएगा हमारे पास। और अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस के थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तभी ये एक्सिस के अलॉन्ग रखा था, ताकि इस कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगी, ds की इंटीग्रेशन रह जाएगी। और आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr_l। ओके, अब हमने अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके फ्लक्स ऑफ अ क्लोज बॉडीज 1/ε टाइम चार्ज इन क्लोज। तो अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, देखो चार्ज क्या होगा, ये वाली जो वायर की लेंथ है, इस वायर का ही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। तो फ्लक्स ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 2 को कंपेयर किया, तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू आ गया ई 2πr_l इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। यहाँ से एल कैंसिल आउट हो गया है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है, लैम्डा बाई 2πε_r। आप इसे ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 लैम्डा बाई 4πε_r कुछ ऐसे भी लिख के रख सकते हो, कैलकुलेशन पॉइंट से ईजी हो जाएगा, क्योंकि 1/4π की वैल्यू आपको पता है। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और भी आती है क्वेश्चन में, कि आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है रेडियस का आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। तो अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/4π कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। बोर्ड में भी पूछी जा सकती है ये चीज़। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जिसमें हमने गॉस थ्योरम को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहाँ पे बहुत इजी हो गया, इतना इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमारे पास थिन इनफाइनाइट लॉन्ग है शीट है, लेट्स से इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पॉजिटिव चार्ज लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। और मैं लेट कर लेता हूँ सिग्मा जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो सिग्मा आपको पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया। तो अब हमने इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है कहीं पे, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फिर से आपके पास क्यूब भी कंसिडर कर सकते हो आप लोग ऐसा, और ईजी रहते हैं। लेट से हम लोग देखो इनफाइनाइट लॉन्ग है, आपको यहाँ पे मैं इस शीट का सारा एरिया कंसिडर करने के बजाय एक एस एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, और इस एस एरिया को इनक्लोज कर देता हूँ सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है, ये डिस्टेंस भी आपका आर है। ओके, अब आपको पता है ये जो शीट है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस तरह से इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो ये कुछ आ गया। तो यहाँ पे फिर से अब आप देखोगे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई नहीं पास आउट होंगी, सिर्फ पास आउट होंगी तो एक इस सरफेस में से एक इस सरफेस में से। तो फिर से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर, तो फ्लक्स ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस कैसे आ जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह ही सिलेंड्रिकल सरफेस, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से सिलेंडर के 3 सरफेस है, एक DS1 ये हो गया है हमारे पास, एक आप DS2 इसे कंसिडर कर सकते हो, एक ऐसे ही DS3 आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब ये आ जाएगा E.DS1 प्लस E.DS2 प्लस E.DS3। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो जो कर्व्ड सरफेस है इसमें से फील्ड लाइन पास भी नहीं होगी, वैसे भी आपको पता है ये जो नॉर्मल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो अब ये ज़ीरो हो जाएगा। बट इन दोनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंगल कितना बना रही होंगी, ज़ीरो बना रही हैं, तो यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होंगे, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा E.DS2 प्लस E.DS3 कॉस ज़ीरो आ जाएगा साथ में।
अब अगर ये सरफेस मैंने इसका एस कंसिडर किया हुआ है तो ये भी एस हो जाएंगे एस, तो इंटीग्रेट करके यहाँ पे जीरो टू एस आए, दोनों पैरेलल सरफेस होते हैं, आपको पता है सिलेंडर के सरफेस सेम होंगे तो इसलिए ऐसे बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई इंटू एस आ जाएगा, ये भी इंटू एस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2E इंटू एस आ जाएगा। तो फ्लक्स हमारा ये बन गया है सिलेंडर का। अब अगर आप सिमिलरली गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ε टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस। को पता है सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस। हमने यहाँ पे कितना सरफेस कंसिडर किया हुआ है सिलेंडर के अंदर, एस, तो सिग्मा इंटू एस आ जाएगा। अब 1 और 2 को फिर से पहले की तरह अगर कंपेयर करोगे आप लोग, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2ES इज इक्वल्स टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। एस और एस कंसिडर कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आ गया है हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और ये देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। जिसका मतलब इन्फानाइट लॉन्ग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में हमेशा क्या रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू थिन शीट, तो दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा रिजल्ट बन गया है यहाँ पे। अब ओके, यहाँ पे एक मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्वेश्चन की तरह भी सोच सकते हो आप इसे, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट्स हैं, दो पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट्स हैं, कुछ इस तरह से पड़ी हुई हैं ये हमारे पास। ओके, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये रीजन 1 है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट, दिस इज योर सेकंड प्लेट, ये सेकंड रीजन है हमारा, और ये थर्ड रीजन है। इन तीनों रीजन्स में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है कि कितना होगा, E1 E2 E3 लेट कर ले। अब कैसे निकालोगे, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट होता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। अब लेट्स से आप इसे एक बार पॉजिटिव लेके कंसिडर करो, अगर नेगेटिव होगा तो वो साइन वहीं पे चेंज कर लेंगे। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो इस शीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी कि नहीं होगी, और इसे मैं E1 मान रहा हूँ, जहाँ आप कुछ भी EA लिख लेते हैं, ये A शीट है, ये B शीट है, और सिमिलरली ये सेकंड शीट है, तो इसके कारण यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, तो ये भी EB आ जाएगा। तो E1 क्या बन जाएगा, यहाँ से E1 विल बी इक्वल्स टू क्या देगा, EA माइनस EA प्लस माइनस EB। माइनस साइन क्यों है, मैं इसको हमेशा नेगेटिव एक्सट्रैक्शन कंसिडर करता हूँ, इसलिए यहाँ से माइनस EA की वैल्यू भी क्या लिख सकते हो, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसे लिख सकते हो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है आपकी। और अगर स्पेशल केस में हम देखो सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 आ जाए हमारे पास, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, E1 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये देखो ये दोनों बराबर है तो डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगी। सिमिलरली अब सेकंड रीजन में देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अभी इसके कारण अभी, तो EA की डायरेक्शन ये आ गई है, और ये डायरेक्शन बन गई है हमारी EB की। तो अब सेकंड रीजन में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 विल बी इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे EA देखो पॉजिटिव एक्स में है और ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EA प्लस माइनस EB। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास E2 बन चुका है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे भी अगर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 आ जाए तो ये रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, जीरो आ जाएगी। आप ऐसे ही एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेके भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट E3 विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट शीट के कारण अवे, सेकंड शीट के कारण भी अवे, तो हमारे पास अब जो E3 आ जाएगा दैट विल बी EA प्लस EB आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन में, तो इसलिए प्लस लिख दिया, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या है, E3 आ जाएगा, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यहाँ पे भी अगर आप सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 लेते हो तो E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
सिग्मा बाय अपसाइल नॉट। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो जस्ट नेगेटिव साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप ऐसा भी सोच सकते हो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फिर अगर आप वो वाला केस भी डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिख दो, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। फिर क्या होगा, इन दोनों जगहों पे जीरो आ जाएगा और बीच में आ जाएगा सिग्मा बाय अपसाइल नॉट। ओके, और डायरेक्शन हो रहेगी पॉजिटिव से प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये वाली चीज़ आप करके रख सकते हो। यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिक कंडक्टिंग शीट, थिक कंडक्टिंग शीट, थिक कंडक्टिंग शीट। तो आप थिक कंडक्टिंग शीट का मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि दो थिन शीट्स को अगर मैं जोड़ दूं कुछ ऐसे, बीच में से हो सकता है ये हॉलो हो, है ना, हॉलो भी हो सकती है और मैटर भी फील्ड हो सकता है। बट अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या होता है, कंडक्टिंग के केस में सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहता है। ये मैं आपको बाद में पोटेंशियल वाले कंसेप्ट के बाद प्रूव भी करके देख सकता हूँ। तो सारा चार्ज सरफेस की आउटर सरफेस पे रह जाएगा। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल इसी केस की तरह बन जाएगी, ये जो स्पेशल केस हम डिस्कस करके थे। इसका मतलब इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी और इसके आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगी। तो ध्यान रखना है, अगर थिक कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है, ठीक वो हॉलो शीट लिख दें, तो दोनों केसेस में आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। ये केस हमने अभी, ये मैंने आपको इसीलिए करवाया ताकि आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सको। तो दो थिन थिन शीट्स को अगर कंबाइन करेंगे, दो दो थिन शीट्स को कंबाइन करेंगे तो वो बेसिकली हमारे लिए थिक शीट बन जाएगी। तो वो वाला कंसेप्ट, इसको भी बिल्कुल वैसे गॉस थ्योरम से भी ड्राइव कर सकते हो आप लोग, अगर आप मतलब थोड़ा सा सोचोगे तो ज़रूर कर पाओगे। अगर लेट्स से मैं चाहूँगा कि आप वो भी करके देखो, वैसे ही मैंने आपको सीधा ऐसे करवा दिया है एक बार। ओके, तो अब थिक शीट से आ जाते हैं हम लोग स्फीयर के ऊपर। अब जो हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर निकालने वाले हैं। तो स्फीयर में सबसे पहले हम लोग हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों केसेस में रिजल्ट्स हमारे क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। ध्यान रखना है, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे लाई करता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने और इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनसाइड हमेशा जीरो रहती है। तो अगर हमारे पास एक स्फीयर है, लेट्स सी स्फीयर का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे रहेगा, तो नेचुरल सी बात है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सिग्मा इसकी लेट कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आप चार्ज भी लेट करके कर सकते हो, क्यों जो है इसके ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज ऑन स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्फीयर का रेडियस हम लोग आर कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पे 3 केसेस कंसिडर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर के ऊपर निकालनी है, तो एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे जो इसके सरफेस के सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले गॉस थ्योरम लगानी है, तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो पी पॉइंट में से पास होता हुआ इस स्फीयर को सिमेट्रिक रखते हुए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं गॉसियन सरफेस की जो शेप है, कुछ ध्यान से कुछ ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसको इसके सिमेट्रिक रखूँ ताकि मेरा काम ईजी रहे, हमेशा ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व ना रहे। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल नहीं कर सकते, सिलेंड्रिकल नहीं कर सकते, स्फेरिकल रखते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस आ गया है। तो फिर से आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी एस आ जाएगा, वेयर ई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और अगर यहाँ पे मैं स्मॉल डी एस सरफेस कंसिडर करता हूँ तो डी एस सरफेस का आपको पता है एरिया वेक्टर और ई इसके बीच में एंगल जीरो आ जाएगा। तो ये आपका ई डी एस कॉस जीरो ही बन जाएगा, कॉस जीरो वन होता है। तो अब ये सिमेट्रिक होने कारण क्या है, आप कहीं पे भी देख लो, इधर भी देखोगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, ई ही रहने वाली है। तो ई हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस की हो जाएगी और फिर से वो क्या बन जाएगा, 4πr²। अब गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, अगर हम यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स
फाई विल बी इक्वल्स टू 1/ε टाइम चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज कितना आएगा, अब ये देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा का सारा स्फीयर, तो इस स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही वहाँ पे होगा। तो लेट्स से क्यू चार्ज इनक्लोज है तो क्यू लिख सकते हैं। इन दोनों को 1 और 2 को अगर कंपेयर करोगे तो फाई विल बी इक्वल्स टू E4πr² इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ध्यान रखना यहाँ पे रेडियस जो आएगा इस गॉसियन सरफेस है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे हमने स्मॉल डी सरफेस इसी को इंटीग्रेट किया है, तो इसी का रेडियस आएगा हमारे पास। तो ई की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 1/4πε0r² क्यू, ये रिजल्ट बन गया है हमारे पास। अच्छा, इसे आप कुछ ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यू अपॉन 4πr² को सिग्मा भी लिख सकते हो, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन भी बन जाएगा। नहीं सॉरी नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते हम लोग, सिग्मा नहीं लिख सकते। सिग्मा का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आ रहा है ना कि स्मॉल आ रहा है, ये ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड केस भी कंसिडर कर लेते हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर कंसिडर करूं, लेट से ये हमारे पास स्फीयर है, बिल्कुल वही सेम स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे ds सरफेस स्मॉल ds कंसिडर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E होगी पहले की तरह। तो फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E ds आ जाएगा, और एंगल 0 होगा पहले की तरह, क्योंकि ds नॉर्मली ड्रॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगी। तो ये आ जाएगा E ds cos 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका फ्लक्स। और गॉसियन थ्योरम को यूज़ करते हुए, गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए, यूजिंग गॉस थ्योरम, तो फाई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/ε टाइम चार्ज इनक्लोज। तो ऑब्वियस ज़्यादा चार्ज फिर से क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर से इसको 3 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं, तो फाई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ds को इंटीग्रेट करोगे आप तो 4πr² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो गॉसियन सरफेस होगा, ये स्फीयर खुद ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल r² ही आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से जो निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई r²। तो जो वह चीज़ पहले डिस्कस करने लग गया था वो अब यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू बाई 4πε0 को सिग्मा लिख सकते हो, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। ये रिजल्ट भी है, ये रिजल्ट भी है ऑन द सरफेस। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर आप पहले भी देखोगे यहाँ पे भी कंडक्टिंग शीट के सरफेस के ऊपर यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन रिजल्ट आ रहा था। तो ध्यान रखना है, सरफेस के ऊपर किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है, इस चीज़ का ध्यान रखो, सीधा फॉर्मूला। ऐसे ही अब हम लोग इनसाइड पॉइंट की थर्ड केस जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, तो इनसाइड द स्फीयर देखो इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इनसाइड द स्फीयर हम लोग स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं इसे। ओके, तो फ्लक्स फिर से वही, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान के चल रहा हूँ, ds पहले की तरह वही आ जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ है, E डॉट ds आ जाएगा हमारे पास, तो E ds cos 0 हो जाएगा, तो E ds आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेट करके आप इसे E4πr² लिख सकते हो। ओके, अब यूजिंग गॉस थ्योरम, मैं अभी बताया है, हॉलो कंडक्टर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। तो अगर ये गॉसियन है तो इसके अंदर यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 0। तो फ्लक्स इज इक्वल 0 है, तो मतलब E4πr² इज इक्वल्स टू 0। अब देखो R तो 0 हो नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रही है कंडक्टर्स के लिए, ये किसी जरूरी नहीं स्फेरिकली हो। फॉर कंडक्टर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप सीधा यूज़ कर सकते हो, ये किसी भी गॉसियन किसी भी कंडक्टर के लिए है, ये रिजल्ट्स ध्यान रखना है। शेप जैसी मर्जी हो, अगर कंडक्टर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी। अच्छा, यहाँ से एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, सेंटर से लेके सरफेस तक मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि वेरिएशन दिखाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की विद डिस्टेंस आर।
सेंटर से लेके सरफेस तक जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। और जैसे ही सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद वो क्या हो जाती है, आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप फर्स्ट रिलेशन देख सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आपकी ये ग्राफ बन जाएगा, दोनों तरफ बन जाएगा। इधर भी जाओगे, आर इक्वल्स टू आर है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ कुछ इस तरह। आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अब लेट से ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ जाए। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने रेडियली आउटवर्ड दिखानी है, बट स्टार्ट कहाँ से करनी है, सरफेस से स्टार्ट करनी है। और ये जो है सरफेस के ऊपर ज़्यादा क्राउडेड रहेंगी क्योंकि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाओगे ये देख सकते हो इनकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जा रही है। अगर नेगेटिव होता है जस्ट एरोज ऑपोजिट टुवर्ड्स स्फीयर लगा देने और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे लिए था हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर सॉलिड स्फीयर हो बेटा, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, तो सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलना जरूरी है, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है बेटा, अब इसका रेडियस आर है तो लेट से इसकी जो रो है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सबको पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज डिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल स्फीयर का वॉल्यूम होता है जो, मतलब क्या है इसके यूनिफॉर्मली चार्ज हर जगह पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अगर मैं फिर से 3 केसेस करेंगे, आउटसाइड, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और फिर इनसाइड। अगर आप आउटसाइड केस लेते हो, पी पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड है, तो फिर से आप बिल्कुल पहले की तरह ही गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे कंसिडर कर लोगे और इसके लिए बिल्कुल पहले की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और सेम रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम, क्योंकि कुछ डिफरेंस ही नहीं, क्योंकि जब इसके लिए करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, स्मॉल डी एस सरफेस कंसिडर करोगे और इस डी एस का इंटीग्रेशन 4πr² आ जाएगा और ये टोटल क्यू चार्ज सारा का सारा इस गॉसियन सरफेस के इनक्लोज्ड है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। अब अगर सरफेस की बात करोगे आप, सरफेस के लिए आपने पूरा ड्राइव करके देखना है इसे। सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस ये खुद बन जाएगा बिल्कुल पहले की तरह, क्यू चार्ज रह जाएगा, फिर से रिजल्ट हमारा जो हॉलो में आया था वही यहाँ पे आ जाएगा, सेम रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा हमारा। बट प्लीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ चाहूँगा, आप इसे Q/4πε0 को सिग्मा मत लिख देना क्योंकि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसका कोई सरफेस के ऊपर नहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इनसाइड के लिए है, इनसाइड के ऊपर अगर पॉइंट है तो ये इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है पहले की तरह चार्ज अंदर जीरो नहीं है, चार्ज इसके पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम सेंटर से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट कंसिडर करेंगे और इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो पहले उस पी पॉइंट में से क्रॉस होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं और गॉसियन सरफेस वो स्फीयर ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस आर डिस्टेंस पे और यहाँ पे आप डी एस स्मॉल डी एस सरफेस कंसिडर कर रहे हो तो ये आ जाएगा। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे उसका, ई डॉट डी एस करके पहले की तरह, और एंगल जीरो रहेगा तो ई डी एस रह जाएगा, और डी एस की आप अगर इंटीग्रेशन करते हो तो दैट विल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि गॉसियन को इंटीग्रेट किया, गॉसियन सरफेस को। ओके नेक्स्ट, अब अगर यूजिंग गॉस थ्योरम की बात करें, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, 1/ε टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, अब अभी निकालना पड़ेगा चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड के लिए सीधा रिजल्ट ये लिख सकते हो आप लोग, सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन बॉडी, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन बॉडी। वो क्यों, क्योंकि रो का मतलब क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया, वो पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर पूरे का वॉल्यूम लोगे तो पूरे का चार्ज क्यों आ जाएगा, अगर इतना वॉल्यूम लोगे तो इसका चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिख देंगे। ओके, तो चार्ज इनक्लोज को आप ये लिख सकते हो। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा ई 4πr² will be equals to 1/ε रो 4/3 पाई आर क्यूब।
अब आप जो कटिंग करना चाहते हो 4 पाई r, जो भी कटिंग हो रही है वो कर दो, r स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट बन गया है। यहाँ पे आप रो की वैल्यू की एक और चीज़ लिख सकते हो, रो को क्या लिखा जा सकता है, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज लिखा है तो टोटल ही वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आ रहा है ऐसे ही, यहाँ पे 3 एप्सिलॉन, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट क्या बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r/r क्यूब। तो ये रिजल्ट भी उतना ही वैलिड है जितना ये है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ गया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट इनसाइड इट। आउटसाइड एंड सरफेस के लिए दोनों का रिजल्ट सेम है, बट इनसाइड के लिए देखो वहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो आप इसका भी पहले की तरह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो पहले की तरह, एक हमारे पास स्फीयर है, लेट्स से नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, रो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे, दिस इज सेंटर पॉइंट से सरफेस तक, देखो इनसाइड जो था इलेक्ट्रिक फील्ड जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² था, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सरफेस के ऊपर जाके हमारा रिजल्ट बन गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², रेडियस का स्क्वायर, और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया था, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² था। बिल्कुल सेम इस तरफ भी बन जाएगा। तो ये ग्राफ भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में आगे। तो ये हमारी हमने एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इन्फानाइट लॉन्ग वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या रॉड भी बोल सकते हो, फिर शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर स्फीयर के ऊपर। तो तीनों केसेस में हमने अप्लाई करके देखा है गॉस थ्योरम को, और देखा है रिजल्ट्स हमारे कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इनको हम सभी केसेस को विदाउट इंटीग्रेशन भी, विदाउट गॉस थ्योरम भी कर सकते हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आप अपने घर पे ट्राई दे सकते हो अगर करना चाहो। तो इन केस कोई डिस्कस करना चाहता है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, हम लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं, विद कूलम्स लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं उसको, पर वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, बोर्ड सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट से सीधे रिजल्ट्स वगैरह पता होना चाहिए, तो हमारा काम यहीं से बन जाता है आगे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ गॉस थ्योरम की, एक दो काफ़ी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ये। अब जैसे ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, लेट्स से हमारे पास एक शीट है, एक शीट है, लेट्स से शीट का उन्होंने स्केयर शीट है जिसकी साइड आपको दे रखी है ए है, और वो कहते हैं इसके परपेंडिकुलरली ऊपर a/2 डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द शीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस शीट, स्केयर शीट जो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसे, देखो हमें ऐसा चाह बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, फ्लक्स के आपने दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, ई डॉट, एक तो ds फ्लक्स ऐसे निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इसे, या फिर एक आपने वो गॉस थ्योरम पढ़ी है। अब देखो ये वाला के लिए तो मतलब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स बनाऊँ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ फिर उसको इंटीग्रेट करूँ। एक सीधा तरीका इसका है गॉस थ्योरम को यूज़ करो। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है 1/ε टाइम चार्ज इनक्लोज। बट देखो ये जो चार्ज इनक्लोज है ये किसी क्लोज सरफेस के लिए तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्लोज सरफेस बना लेता हूँ। वो क्लोज सरफेस कैसा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है एक क्यूब बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। तो ये क्यूब है जिसकी एज ए है। तो अब इस क्यूब के अंदर ये चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाया था। तो ये सेंटर पे लाई कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्यूब के छः फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे वाला और 6 पीछे वाला। अब ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो सब फेसेस के साथ इक्वली फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो इसका मतलब इस प्लेट के साथ फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा हमारा रिजल्ट, तो 1/6 Q/ε0 आ जाए, नहीं आ जाए तो ये रिजल्ट है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है और बोर्ड में आ भी चुका है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है आपके। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है आपने।
ओके। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट था। गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम को यूज़ किया है। आप भी ऐसे ही अप्लाई करिए, क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछो। ओके।